फिर हम लोग लिंग फैंग को देखते हैं जो कि मिस कोंग और फॉक्स गर्ल के साथ में होता है। मिस कोंग बोलते हैं कि मास्टर आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या कोई इंपॉर्टेंट बात है। लिंग फैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाया हूँ। एंड वो उस ब्लैक बोतल में से उस स्पिरिचुअल वाटर को निकाल देता है। उसे देखने के बाद मिस कोंग बोलती है कि मास्टर ये क्या चीज़ है। लिंग फैंग बोलता है कि ये स्पिरिचुअल लिक्विड है जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाएगी। तभी फॉक्स गर्ल बोलती है कि अगर ये इतनी ज़्यादा अच्छी है आप खुद क्यों नहीं पी रहे हो, क्या आप हमें टेस्टिंग के लिए चूहा समझ रहे हो। तभी लिंग फैंग उसे मारता है। इस मार को खाने के बाद फॉक्स गर्ल रोने लग जाती है। लिंग फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें इसे पहले दिया, तुम मेरा शुक्रिया नहीं कर रही हो बल्कि मेरे पे शक कर रही हो। एंड वो बोलता है कि जल्दी से इसे पी लो जिससे तुम्हारा ऑरा बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। तभी मिस कोंग बोलती है कि आखिर ये इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रहा है। एंड फिर वो बिना टाइम वेस्ट के उसे पी लेती है जिसके बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लग जाती है एंड वो बैठ के कल्टिवेट करने लग जाती है। लिंग फैंग बोलता है कि जो स्पिरिट लिक्विड ऑरा है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मिस कोंग के लिए इसे ऑब्जर्व करना। तभी लिंग फैंग उसकी मदद के लिए जाता है। फिर हम लोग लिंग फैंग के हाउस में देखते हैं कि वो ग्रैंडफादर अपना एंसेस्टर को भी ले गया वहाँ पर आ जाता है। एंसेस्टर अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकालता है और लिंग फैंग के पूरे घर को पकड़ लेता है। लिंग फैंग बोलता है कि लास्ट टाइम पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था बट देखो तुम खुद मेरे पास मरने के लिए आए हो। और लिंग फैंग के पास पहुंच जाता है। ग्रैंडफादर बोलता है कि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लिंग फैंग बोलता है कि तुम दोनों में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि हमारे एंसेस्टर अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो। एंसेस्टर बोलता है कि चलो बकवास बंद करते हैं और इस मैच को स्टार्ट करते हैं। तभी जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि पहले मैं अटैक करूंगा एंड वो अपने मुंह से फायर अटैक करता है। पर लिंग फैंग अपने पास से वाटर से एक ड्रैगन बनाता है और उसके अटैक को बड़े आसानी से काउंटर कर देता है। दूसरी तरफ ये झटके जो मिस कोंग होते हैं वो रूम से भी महसूस कर रही होती है। ग्रैंडफादर रुकता नहीं है एंड वो फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है लिंग फैंग के ऊपर। पर लिंग फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उसे रोक लेता है एंड वो बोलता है कि अब मेरी बारी। एंड वो सीधा हमला कर देता है ग्रैंडफादर के ऊपर बट वो पीछे हट जाता है एंड वो उन्होंने बोलता है कि तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है इसे रोकना। एंड फिर हम लोग देखते हैं लिंग फैंग के अटैक की वजह से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और जो एंसेस्टर होता है वो ग्रैंडफादर को बचा लेता है, जहाँ पर वो उसको साइड में लेकर जाते हुए बोलता है कि ये बच्चा तुम्हारी लीग से बाहर है इसलिए तुम फाइट में नहीं आओगे। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलता है कि पर मैं मदद करना चाहता हूँ। तभी एंसेस्टर बोलता है कि बस तुम साइड में रहो, ये ही बहुत मदद है। और जो ग्रैंडफादर होता है वो साइड में कल्टिवेट करने लग जाता है। लिंग फैंग बोलता है कि क्या तुम मुझसे थोड़ा बहुत कुंफू वगैरह सीखना चाहोगे। तभी ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर बोलता है कि लिटिल फ्रेंड तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम अब वो ड्रिल में भी पहुंच चुके हो, क्यों ना तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन कर लो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तभी लिंग फैंग बोलता है कि मैं मना करते करते थक चुका हूँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे दिमाग का इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे पास कैसी पावर है। एंड वो अपनी फुल पावर के साथ लिंग फैंग के ऊपर हमला करता है। लिंग फैंग भी अपनी शील्ड को ले आता है जिसकी वजह से वो अटैक रुक जाता है। ये पावर देखने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये सिर्फ 20 साल का फिर भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मैं उसे एक और चांस नहीं दे सकता। तभी लिंग फैंग बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो एंड वो दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है एंसेस्टर के ऊपर। लिंग फैंग के अटैक से एंसेस्टर पीछे की तरफ आ जाता है एंड वो अपने पास से और भी ज़्यादा फायर निकालता है ताकि वो लिंग फैंग के अटैक को काउंटर कर सके। ये सब कुछ देखने के बाद लिंग फैंग बोलता है कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टैलेंट भी है बट एक बार इससे बच के दिखाओ। एंड वो अपनी पावर को बढ़ाता हुआ वहाँ पर और 3-4 मीटियोर ले आता है एंड वो बोलता है कि ड्रॉप, और वे सारे मीटियोर उस एंसेस्टर के ऊपर गिरने वाले होते हैं। तब ये देखने के बाद वो एंसेस्टर बोलता है कि तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर लिया है। और हम लोग देखते हैं कि वो लिंग फैंग के अटैक से अपनी शील्ड से बच जाता है एंड वो बोलता है कि अगर आज तुम मेरे कुछ काम के नहीं हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड फिर वो अपनी ली रोंग बॉडी ऑफ लो का इस्तेमाल करता है जिसके बाद वहाँ पर एक फायर का बहुत बड़े वाला आदमी आ जाता है। लिंग फैंग उसे देखने के बाद बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जो वो फायर बॉडी होती है वो बोलते हैं कि ये एक स्पेल है जो कि मैंने खुद रिफाइन करा है जिसकी पावर अनमैचेबल है। और हम लोग देखते हैं कि उस पूरी बॉडी को वो एंसेस्टर अच्छे से यूज़ कर पा रहा होता है एंड वो लिंग फैंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है अपने पंच से। तभी लिंग फैंग एक जमीन पे पैर मारता है और दीवार हवा में उठ जाती है जिसकी वजह से वो अटैक से बच जाता है। ये देखने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो अपने मन में बोलता है कि आखिर मैं इस बच्चे का मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर मिस कोंग भी आ जाती है एंड वो बोलते हैं मास्टर क्या हो रहा है यहाँ पर। लिंग फैंग बोलता है कि मैं इसे जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो। एंड वो उस एंसेस्टर के पास जाते हुए बोलता है कि अब मैं तुमसे थक चुका हूँ। एंड फिर वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपनी पावर से वहाँ पर एक बड़े वाला हाथ लाकर उसे कुचल देता है जिसकी वजह से जो एंसेस्टर की फायर बॉडी होती है वो गायब हो जाती है। ये देखने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आखिर तुमने एक बारी में उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। लिंग फैंग बोलता है कि यही डिफरेंस है तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ के बीच में। एंड वो एक हाथ से उसे उठा लेता है। ये देखने के बाद जो ग्रैंडपा होता है
वो अपने मन में बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वैसे यहाँ पर लिंग फैंग की वुमेन खड़ी हुई है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं लिंग फैंग को थ्रेटन कर सकता हूँ। एंड उसके पास जाकर वो बोलता है कि तुम मेरे काम आओगे लिंग फैंग को धमकाने के लिए। तभी ये सब कुछ लिंग फैंग भी देख लेता है एंड वो अपनी चेन का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंडफादर को भी हवा में उड़ा लेता है। एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल के पास जाने की, सच में तुम तो अपनी मौत को बुला रहे हो। तभी लिंग फैंग की पावर को देखने के बाद वो ग्रैंडपा रोने लग जाता है एंड वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी। तभी लिंग फैंग बोलता है कि जल्दी से एक जेंटलमैन बनो और जल्दी से मर जाओ। और लिंग फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रैंडपा को मार देता है। लिंग फैंग बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है मरने की। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं नी फैमिली की जितनी भी कमाई है या फिर जितनी भी उसकी ज़मीन है वो सारी तुम्हें दे दूंगा। लिंग फैंग बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो एंसेस्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। लिंग फैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे वीक सर्वेंट का क्या करूँगा ये बताओ। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर बोलता है कि अगर आज तुम मुझे मारते हो जो मेरे ब्रदर है वो जरूर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिंग फैंग उसे मार देता है एंड वो बोलता है कि मैं उसका वेट करूंगा। तभी जो मिस कॉन्ग होती है वो लिंग फैंग के पास भागते हुए आती है एंड वो बोलते हैं मास्टर क्या तुम ठीक हो। लिंग फैंग बोलता है कि वो तो सिर्फ एक मूर्ख इंसान थे जो मुझसे फाइट लेने के लिए आए थे। केव में हम लोग देखते हैं उस एंसेस्टर के दोनों भाइयों को जो एकदम गुस्से में आंख खोलते हैं एंड वो भागते हुए बोलते हैं कि लू सैन को कुछ हुआ है, जल्दी से चलो। और वो लिंग फैंग के घर की तरफ पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जो भाई होता है वो हमला करने के लिए तैयार होता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पर ही लू सैन की लास्ट टाइम पर बॉडी थी। तभी जैसे ही वो हमला करने के लिए तैयार होता है उसका दूसरा भाई उसे रोक लेता है एंड वो बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, अगर हमने यहाँ पर अटैक करा तो हमें नासा के साथ फाइट लेनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद वो बोलता है कि अब हम क्या करें, क्या हम भाई का बदला ना लें। तभी जो उसका बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि आराम करो, हम उसे मारेंगे और सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती भी करेंगे। एंड वो एक इनविटेशन कार्ड लिंग फैंग को भेज देता है जिसमें लिखा होता है कि कल लिंग फैंग को उनसे फाइट लेनी है यन माउंटेन के ऊपर, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। लिंग फैंग उसे एक्सेप्ट कर लेता है एंड वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। मिस कॉन्ग आती है एंड वो बोलते हैं कि मास्टर कल फाइट होने वाली है और आप देखो इसको बहुत ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हो। लिंग फैंग बोलता है कि तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे मास्टर कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मुझे किस बात का डर होगा, मैंने उस एंसेस्टर को एक हाथ से तबाह कर दिया था, आखिर मुझे किस बात का डर होगा। ये बात सुनने के बाद मिस कॉन्ग बोलती है कि फिर भी यन माउंटेन के अंदर वो आपके लिए कुछ ट्रैप्स लगा सकते हैं, वैसे भी वे दो पुराने एंसेस्टर है निन फैमिली के। लिंग फैंग बोलता है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुझे कभी भी मारने में सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं बट वो आज तक मेरा कुछ भी नहीं कर पाए। ये बात सुनने के बाद मिस कॉन्ग बोलती है कि मास्टर फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो डरना चाहिए, वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी हो सकती है, आपको एक बार चेक कर लेनी चाहिए। लिंग फैंग बोलता है कि कैसी फॉर्मेशन वो मना ले, मैं सिर्फ उसे एक फिंगर के साथ तोड़ दूंगा। लिंग फैंग बोलता है कि मिस क्वैन अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आप अंदर आ सकते हो और मिस क्वैन वहाँ पर आ जाती है। टीचर क्वैन बोलती है कि लिंग फैंग तुम दो ऐसे मॉन्स्टर से लड़ने वाले हो जिनसे फाइट करना तुम्हारे लिए भी डेंजरस हो सकता है। लिंग फैंग बोलता है कि तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं है क्या, मैं उन दो लूजरों को बड़े आसानी से हरा सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद टीचर क्वैन बोलती है कि ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास तो मेरे एंसेस्टर की लेगेसी है, तुम कैसे हार सकते हो। लिंग फैंग बोलते हैं कि कल के दिन मैं निन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी टीचर क्वैन उसके बाद आती है एंड वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। तभी लिंग फैंग बोलता है कि थोड़ा संभल के, मेरी डिसेबल भी हमें देख रही है। और हम लोग देखते हैं कि मिस कॉन्ग वहीं पर वाटरमेलन को खा रही होती है जिसकी वजह से शर्मा कर टीचर क्वैन दूर हो जाती है। लिंग फैंग उसके पास जाता है एंड वो बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पर हो, जल्दी से प्रैक्टिस के लिए जाओ, और मिस किंग को वहाँ से भेज देता है। फिर हम लोग माउंटेन एरिया में देखते हैं जहाँ पर वे दोनों भाई खड़े होते हैं। छोटे वाला भाई बोलता है कि ब्रदर क्या सच में लिंग फैंग हमसे फाइट लेने के लिए आएगा। तभी जो उसका बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि डेफिनेटली वो यहाँ पर आएगा। तभी पीछे से एक बंदा आता है एंड वो बोलता है कि मास्टर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे उन्हें न्यूज़ के बारे में पता चला और वो ये फाइट देखने के लिए आए हैं। और वहाँ पर मास्टर जैंग भी होता है, वो अपने मन में बोलता है कि आज के दिन हम एक फाइट देखने वाले एक राइजिंग स्टार और निन फैमिली के दो पुराने एंसेस्टर के बीच में। फिर हम लोग माउंटेन एरिया में देखते हैं जहाँ पर मिस कॉन्ग और टीचर क्वैन भी आ जाती है। मिस कॉन्ग बोलते हैं कि क्या मास्टर जीत पाएंगे। तभी टीचर क्वैन बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिससे मैं प्यार करती हूँ कभी भी नहीं हार सकता। और हम लोग देखते हैं कि सेकंड पिंग के अंदर बहुत सारे बंदे भी खड़े होते हैं और लिंग फैंग भी माउंटेन पे आ जाता है और जो बड़े वाला भाई होता है उसे पता चल जाता है एंड वो बोलता है कि वो यहाँ पर आ गया एंड वो अपनी पावर को रिलीज करता है। बट लिंग फैंग अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उसकी पावर को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं सारे तबाह हो जाते हैं। छोटा भाई बोलता है कि लिंग फैंग तुम यहाँ पे मरने के लिए आ चुके हो। तभी उसका बड़ा भाई उसे रोकता है एंड वो बोलता है कि ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले इमोर्टल पहुंच चुका है। ये बात सुनने के बाद छोटे वाला भाई बोलते हैं क्या ये इतनी छोटी उम्र के अंदर इमोर्टल बन गया, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। तभी जो उसका बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर वो बोलता है कि लिंग फैंग
क्या तुम यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हो? लिंग फेंग बोलता है कि हाँ मैं फाइट करने के लिए आया हूँ और देख रहा हूँ कि तुम भी एक इमोर्टल हो, सच में एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये तो कमाल की बात है। ये बात सुनने के बाद बड़ा भाई बोलता है चलो आज फाइट करते हैं, एंड वो अटैक करने के लिए बढ़ता है लिंग फेंग के ऊपर। लिंग फेंग बोलता है कि चलो ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे सामने मत दिखाओ और बढ़िया वाली ट्रिक लाओ, और लिंग फेंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है। दोनों के अटैक होते हुए टकरा, जिसकी वजह से पहाड़ टूटने लग जाता है। ये देखने के बाद जितने भी लोग इस फाइट को देखने के लिए आए थे वे सभी लोग हैरान होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि क्या ये ह्यूमन बींग्स भी हैं? तभी मास्टर जेंग बोलता है कि जैसे कि हमने सोचा था, जब इमोर्टल आपस में लड़ते हैं तो वो इंसानों की सारी क्षमताओं से बाहर चले जाते हैं। और मिस कोंग ये सब कुछ देखने के बाद बोलते हैं कि मास्टर सच में आप तो बहुत पावरफुल हो। और टीचर क्वेन अपने मन में बोलती है कि सच में लिंग फेंग का जो पावर है उस लेवल पे पहुंचने के लिए मुझे पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। तभी बड़े वाला भाई बोलता है कि लिंग फेंग अब मेरे असली मूव को संभालो, एंड वो अपनी पावर रिलीज करते हुए वहाँ पर एक फायर ड्रैगन होस्ट को बुला लेता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और पूरे एरिया को कवर कर लेता है। लिंग फेंग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, एंड वो एक स्ट्राइक करता है। जैसे वो स्ट्राइक करता है वो बड़ा सा जो फायर ड्रैगन होस्ट होता है वो गायब हो जाता है और सिर्फ बड़े वाला भाई बचता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, एंड वो बोलता है कि सच में तुमने तो कमाल कर दिया, बट अब मेरी फाइनल ब्लो को संभालो। लिंग फेंग बोलता है ठीक है देखते हैं। और जो बड़े वाला भाई होता है वो सील ऑफ डिवाइन फायर का इस्तेमाल करता है, एंड वहाँ पर एक बहुत बड़े वाली सील आ जाती है। लिंग फेंग अपने एक स्वॉर्ड को निकालता है एंड उसे काटने की कोशिश करता है और बड़े आसानी से उसे काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़े वाला धमाका होता है। एंड जो स्ट्राइक होती है वो सीधा बड़े भाई की तरफ बढ़ रहा होता है। बड़ा भाई बोलता है कि ऑल राइट, अब मुझे किस बात का भी डर नहीं है, शायद आज मैं खत्म होने वाला हूँ। छोटे वाला भाई बोलता है कि बॉस आप ऐसे नहीं मर सकते। तभी बीच में मास्टर जैंग आ जाता है एंड वो उन्हें बचा लेता है। ये देखने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं? तभी मास्टर जैंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इनकी जान बच दे। लिंग फेंग बोलता है मैं इसकी जान क्यों बचूं, इसका कोई रीजन है तुम्हारे पास? तभी मास्टर जैंग बोलता है कि जैसा कि आपको पता होगा कि एक भविष्यवाणी हो जिसमें इंसानों को बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। लिंग फेंग बोलता है कि तो इस चीज से इनका क्या मतलब है? तभी जो मास्टर जैंग होता है वो बताता है कि ये दोनों कमाल के फाइटर है, अगर आज तुम इन्हें छोड़ दोगे तो शायद ये ह्यूमन रेस को बचाने में मदद कर सकते हैं। ये सारी बात सुनने के बाद जो छोटे वाला भाई होता है वो बोलता है कि हमें मार दो, हमें कोई मर्सी नहीं चाहिए। तभी ये बात सुनने के बाद मास्टर जैंग होता है वो बोलता है कि चुप हो जाओ। लिंग फेंग बोलता है कि मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ सिर्फ एक शर्त पे, कि मैं इनके ऊपर अपना सोल मार्क लगाऊंगा, जब भी मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ। बड़े वाला भाई होता है वो मान जाता है, एंड छोटे वाला भाई बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हो? पर बड़े वाला भाई समझाता है कि हमें एडमिट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और लिंग फेंग अपना सोल मार्क उन दोनों के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो कभी फ्यूचर के अंदर लिंग फेंग को बिट्रे नहीं कर सकते। मास्टर जैंग बोलता है कि थैंक यू सो मच। लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हें मुझे कोई भी थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बस मैंने लोगों को जान बचाने के लिए इन्हें छोड़ दिया है। एंड जो लिंग फेंग वहाँ से जाता है, जो मास्टर जैंग होता है वो अपने मन में बोलता है सच में ये तो एक डीमन है जिसके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिंग फेंग के पास मिस कोंग और टीचर क्वैन भागती हुई आती है। मिस कोंग बोलते कि मास्टर आप ठीक हो, और जो टीचर क्वैन होती है वो ब्लश कर रही होती है, एंड वो बोलती है कि कांग्रेचुलेशन। लिंग फेंग बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी लिंग फेंग को पीछे से कोई बोलता है और ये मास्टर जाओ होता है। लिंग फेंग बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तभी मास्टर जाओ बोलता है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए साइड में चल सकते हो? लिंग फेंग बोलता है कि ठीक है, क्या मैटर, जल्दी से बताओ। तभी जो मास्टर जाओ होता है वो बताता है कि क्या आपने कुल्लून वैली के बारे में सुना है, जो कि इमोर्टल का इलाका बताया जाता है। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि इमोर्टल वैली, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम इसके बारे में क्या जानते हो? तभी जो मास्टर जाओ होता है वो बताता है कि कुल्लन वैली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इमोर्टल्स रहते हैं, और ये ऑर्डिनरी वैली से बिल्कुल ही अलग है। और हमने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े वाला स्वेल फॉर्मेशन भी है जहाँ पर एशियन बैटलफील्ड भी है। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि अच्छा। फिर जो मास्टर होता है वो बताता है कि मैंने अपनी मास्टर की एंशिएंट बुक में पढ़ा इसके बारे में, जहाँ पर वहाँ पर एक इमोर्टल गेट भी होगा, जिसकी वजह से हम उस वैली से इमोर्टल के इलाके में जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि क्या वहाँ पर एक इमोर्टल गेट है? तभी मास्टर जाओ बोलता है कि हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर एक इमोर्टल गेट हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस इमोर्टल गेट का इस्तेमाल करें तो हम इस वर्ल्ड से भी बाहर जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है ठीक है। और फिर जो मास्टर जाओ होता है वो बोलता है कि अगर ये मेरे सारे रिसोर्सेज ठीक है तो शायद हमें उस इमोर्टल गेट के बारे में पता लगाना चाहिए जो जल्दी खुलने वाला है। तभी ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। फिर हम लोग कुल्लून वैली को देखते हैं जहाँ पर 3 डिसाइबल होते हैं जो कि इमोर्टल सेक्ट के ही होते हैं। उनमें से जो गंजे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हम इस छोटे से वर्ल्ड में आए क्योंकि हमें सज़ा मिली है। सच में हमें वो काम नहीं करना चाहिए था, हमें अपनी फेरी लैंड जैसी जगह को छोड़कर एक छोटी सी जगह पर आना पड़ा। यहाँ की तो सांसें भी इतनी ज़्यादा ख़राब है।
तभी ये बात सुनने के बाद जो उसका भाई होता है या फिर जो उसका क्लासमेट होता है वो बोलता है कि तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होते रहते हो, हमें थोड़े दिन तक यहाँ पर रहना है फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी गंजे वाला बंदा बोलता है कि आखिर हम इस वर्ल्ड में क्या करें जब तक। तभी जो साथी होता है वो बोलता है कि चल देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है, और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से जा रहे होते हैं। लिंगफेंग भी जा रहा होता है एंड वो उनमें बोलता है कि अगर ये बात सच है तो हम उस इमॉर्टल गेट को हमें ढूंढना होगा, बट वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट भी होंगे जो उसकी रक्षा कर रहे होंगे। तभी पीछे से जो मिस कोंग होती है वो बोलते हैं कि मास्टर आप क्या सोच रहे हो। लिंगफेंग बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। तभी जो मिस कोंग होती है वो बोलती है कि मैं आपको देख रही हूँ, जब से आपने उस मास्टर से बात करी है आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो। लिंगफेंग बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा चिंता कर रहे हो, मैं किसी के बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। तभी वहाँ पर टीचर क्वेन आती है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस कोंग के साथ झूठ बोलने की, क्या तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। पीछे से मिस कोंग भी बोलती है कि हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिंगफेंग बोलता है कि मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मैं इसका मास्टर हूँ, मैं इसके साथ क्या बुरा करूँगा। तभी ये बात सुनने के बाद टीचर क्वेन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो मुझे तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। लिंगफेंग बोलता है कि आपने रिज़ाइन दे दिया, आप भूल गए हो, और अब आप अपनी फैमिली के हेड हो, तो अब हमारे बीच में अब टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप नहीं रहा है। ये बात सुनने के बाद टीचर क्वेन बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो, एक बार मैं तुम्हारी टीचर बन चुकी तो लाइफ टाइम मैं तुम्हारी टीचर रहूंगी, तुम मेरे लिए बच्चे समान ही हो। तभी लिंगफेंग बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, एंड वो गाड़ी में बैठकर अपने मेंटल स्पेस में चला जाता है जहाँ पर मो भी होता है। मो बोलता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो लिंगफेंग। लिंगफेंग बोलता है कि अपनी हद में रहो, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इमोर्टल सेट के बारे में तुम क्या जानते हो। मो बोलता है कि आखिर तुमने ये नाम कहाँ से सुन लिया। लिंगफेंग बोलता है कि बस मैंने इसके बारे में एक दोस्त से सुना है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो, आखिर तुम इसके बारे में क्या जानते हो। तभी ये बात सुनने के बाद मो चिढ़ जाता है एंड वो बोलता है कि वे सारे धोखेबाज हैं, जब हमारी फाइट हो रही थी बीस्ट के साथ वो बीच में नहीं आए बल्कि वो वहाँ से भाग गए। लिंगफेंग बोलता है इसका मतलब वो लोग अच्छे नहीं हैं और वो कभी भी हमारी मदद नहीं करेंगे। वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम उसकी मदद की सोच रहे हो तो इससे अच्छा होगा कि तुम मर ही जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी कभी मदद नहीं करेंगे। लिंगफेंग बोलता है अच्छा। फिर वो बोलता है कि थैंक यू सो मच जो भी तुमने बताया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम लोग मार्शल आर्ट एरिना देखते हैं जहाँ पर जो इमोर्टल सेट का स्टूडेंट होता है वो फाइट कर रहा होता है एंड वो एक उंगली का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट को हरा देता है। एंड वो बोलता है कि तुम सभी लोग तो वीक हो, तुम तो मेरी फिंगर से भी नहीं लड़ पा रहे। ये सुनने के बाद ऑडियंस में जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि ये मैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने हमारे मिस्टर वी को इतने आसानी से हरा दिया। मिस्टर वी खड़ा होते हुए बोलते हैं कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा कोई भी मैच नहीं हूँ, शायद तुम इमोर्टल सेक्ट से हो। ये बात सुनने के बाद वो गंजा हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत तो नॉलेज है। तभी ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर वी होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में मास्टर से सुना है। तभी जो गंजा होता है वो बोलता है कि तुम सभी लोग वीक हो और मुझे तो लगता है कि तुम में से किसी में भी इतनी ताकत नहीं कि जो मुझसे पंगा ले सके। तभी ये बात सुनने के बाद मिस्टर वी बोलते हैं कि मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी शायद आँख खराब हुई, कुछ लोग हैं जिनसे आप बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते। ये बात सुनने के बाद वो गंजा बोलता है कि अगर ऐसा कुछ है तो उस अपोनेंट से मैं लड़ना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड के अंदर मेरा ओपोनेंट कौन बन सकता है। तभी मिस्टर वी बोलता है कि अगर ऐसी बात हो मेरे साथ चलो, और जो गंजा होता है वो हंसते हुए उसके साथ चलने लग जाता है। फिर हम लोग लिंगफेंग का घर देखते हैं जहाँ पर वो मो के साथ मिलकर एक वेपन बना रहा होता है। उस वेपन को बनते हुए देखकर मो अपने मन में बोलता है कि जो लिन की वेपनरी थी वो बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है, अब वो इमोर्टल वेपन भी बना सकता है एंड वो एक पंखा बना लेता है। ये देखने के बाद मो बोलता है कि लिंगफेंग तू बिना वेपन ट्रिब्यूलेशन के इस वेपन को नहीं बना सकते। लिंगफेंग अपने मन में बोलता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, हर एक इमोर्टल वेपन को बनाने के लिए ट्रिब्यूलेशन के नीचे जाना पड़ता है। ट्रिब्यूलेशन जब होते हैं जिस वर्ल्ड में कुछ शक्तियाँ आती है जिसे भगवान भी रोकना चाहता है तो उसके ऊपर बिजलियाँ गिरता है, जब वो बिजलियाँ से सर्वाइव करी जाती है वो चीज़ तो वही इस वर्ल्ड में काम आ सकती है। तभी लिंगफेंग उस वेपन को लेकर पहाड़ी की चोटी के ऊपर आ जाता है। तभी मो बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तो जो तुम्हारा वेपन है वो इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस कर पाएगा या नहीं। लिंगफेंग बोलता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे इमोर्टल आर्टिफैक्ट के सामने कुछ भी नहीं है, आखिर ये छोटी बिजलियाँ मेरा क्या ही कर लेंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक बड़ा सा जानवर निकलता है जो कि उस पंखे के ऊपर हमला करता है और हम लोग देखते हैं कि उस वेपन को कुछ भी नहीं होता एंड वो सर्वाइव कर जाता है। एंड ये सब कुछ वो गंजा भी देख लेता है एंड वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस वर्ल्ड के अंदर इतना अच्छा चांस मिलेगा एंड ये चांस मुझे लेना ही पड़ेगा। और वो मिस्टर वी को पकड़ता हुआ उस पंखे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि कोई बच्चा यहाँ पर आ रहा है। लिंगफेंग अपने मन में बोलता है कि आखिर ये वे का क्यों पकड़े हुआ है। तभी वो गंजा बोलता है कि बच्चे अच्छा हुआ कि ये जो इमोर्टल वेपन है वो मुझे दे दो, वरना मैं अगली बार पोलाइट नहीं होऊंगा। ये बात सुनने के बाद लिंगफेंग बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, और वैसे भी यहाँ पर ये वाला रूल चलता है कि जो पहले है वही पहले पाएगा।
तभी ये बात सुनने के बाद वो गंजा हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मैं इमोर्टल क्लैन से हूँ। बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? अगर तुम मुझसे फाइट करोगे इस इमोर्टल वेपन के लिए तो तुम देख लेना, मेरे हाथों सिर्फ तुम बेफालतू मारे जाओगे। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम्हारे सेट के जितने भी लोग वे सारे बास्टर्ड होते हैं जो बेशर्मों की तरह यहाँ पर कुछ भी लेने के लिए आ जाते हैं? ये बात सुनने के बाद गंजा हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लान की बेइज्जती करने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? लिंग फेंग बोलता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो आ जाओ। एंड हम लोग देखते हैं कि वो अपने वेपन को अपने पास बुला लेता है एंड उस वेपन को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है कि चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि जो मेरा इमोर्टल वेपन है वो कैसा है, वो काम का है या नहीं। तभी ये बात सुनने के बाद वो गंजा बोलता है कि बास्टर्ड, जल्दी से वो इमोर्टल चीज़ें मुझे दे दो। वैसे भी एक मोर्टल के हाथ में सारे इमोर्टल वेपन अच्छे नहीं लगते। लिंग फेंग बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम मेरे पास आके लेके जा सकते हो, मैं तो नहीं देने वाला। ये बात सुनने के बाद गंजे गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा इमोर्टल वेपन ले लूँगा, उसके बाद तो ये मेरा ही है। एंड वो बोलता है कि तुम अपनी मौत को ही बुला रहे हो। एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्लाइस मारता है जिसकी वजह से आसमान में एक बार पर लाइन हो जाती है जो कि लिंग फेंग की तरफ बढ़ रही होती है। लिंग फेंग अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करते हुए उसे आसानी से सेटर कर देता है एंड वो बोलता है कि जो तुम्हारा ब्लेड है वो इतना ज़्यादा प्योर नहीं है और ना ही इतना पावरफुल कि वो मुझे हरा सके। सच में ये तो ट्रैश है। ये बात सुनने के बाद वो गंजा बोलता है कि आखिर तुम इन चीज़ों के बारे में जानते ही क्या हो? लिंग फेंग बोलता है कि लगता है मुझे अपनी फ़ैन की पावर दिखानी पड़ेगी। एंड वो एक बार फ़ैन को यूज़ करता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे टोर्नेडो आ जाते हैं और जो उस गंजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गंजा बोलता है कि रुक जाओ एंड वो अपनी स्लाइस मारता है स्वॉर्ड की, बट उससे वो नहीं रुक रहे होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद वो गंजा बोलता है कि सच में तुम्हारे पास कुछ टैलेंट तो है बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी से वो इमोर्टल वेपन मुझे दे दो वरना देख लेना जो तुमने मेरी बेइज्जती करी है उसके बदले मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लिंग फेंग बोलता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो गंजा बोलता है कि सच में तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, लगता है मोर्टल तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। लिंग फेंग बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूँ, आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी वो गंजा लिंग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो बोलता है कि मोरकाश तुम मरेगा। लिंग फेंग हंसता है और उसके पेट में एक घुसा मारता है। जैसे वो घुसा लगता है वो पीछे गिरता है और वो अपने मन में बोलता है कि इस बच्चे को हराना शायद मुश्किल हो रहा है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड वो बोलता है कि तुम में कुछ तो बात है और आज के दिन मैं अच्छे से फाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम फ्यूचर में मिलेंगे। एंड वो ये कहकर जाने की कोशिश करता है। लिंग फेंग बोलता है क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तभी लिंग फेंग उसके रास्ते में आते हुए उसे एक लात मारता है और उसे दूर गिर देता है। वो बंदा अपने मन में बोलता है कि डैम इट, ये जो बास्टर है ये मुझे ऐसे जाने नहीं देगा। एंड वो बोलता है कि मेरे दोस्त समझो, मैं माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने आज करा है और आगे से जो भी ये मैटर होगा वो हम कभी नहीं करेंगे। और वैसे भी एक दोस्त हमेशा अच्छा होता है एक दुश्मन से, क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचते? लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हारी कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम अपने शब्दों पर रहोगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज मैं तुम्हें जाने दिया तो तुम दोबारा बदला लेने के लिए ज़रूर आओगे। ये बात सुनने के बाद वो गंजा बोलता है कि मैंने पहले ही माफ़ मांग लिया ना, अब तुम क्यों नहीं छोड़ रहे मुझे? लिंग फेंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता जिंदा। तभी वो अपने वेपन्स को बुलाता है एंड वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड आ जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद जो गंजा होता है वो बोलता है कि अगर तुम आज मुझे मार देते हो तो मेरा इमोर्टल सेक्ट जरूर तुमसे बदला लेने के लिए आएगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इमोर्टल सेक्ट से मिलना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। एंड वो उस गंजे के ऊपर हमला कर देता है। गंजा अपने मन में बोलता है कि शायद मैं यहाँ पर ख़त्म होने वाला हूँ। तभी उसका दोस्त बीच में आ जाता है एंड वो अपनी बुद्धा की पावर को निकालता है जिसकी वजह से वो उसके अटैक से बचा लेता है। ये देखने के बाद गंजा बोलता है कि भाई तू यहाँ पर आ गया। लिंग फेंग बोलता है आखिर तुम कौन हो? तभी वो बंदा बताता है कि मेरा नाम जॉन लू है। लिंग फेंग बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि एक मोंक मेरे बीच में आएगा। तभी वो मोंक बोलता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या तुम मेरे लिए इसको जान छोड़ सकते हो? लिंग फेंग अपने मन में बोलता है कि जो मोंक की कल्टीवेशन है वो मेरे बराबर की है, अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो शायद ही मैं इसे जीत पाऊँ। एंड वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे छोड़ देता हूँ। मोंक बोलता है कि थैंक यू सर। तभी लिंग फेंग बोलता है कि बट इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम्हें पहले इससे कसम खवानी पड़ेगी कि फ्यूचर के अंदर मुझसे फाइट नहीं करेगा। ये बात सुनने के बाद मोंक बोलता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो रीज़नेबल है, तो मैं आपकी ये बात मानता हूँ उसके भी हाफ से। ये बात सुनने के बाद गंजा बोलने लग जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी मोंक पीछे मुड़ते हुए एक सीरियस लुक देता है। वो बोलता है कि इस बात को समझो कि मैं इस बंदे को नहीं हरा सकता, इसलिए अच्छा होगा कि हम इससे शांति कर लें। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आता है एंड वो बोलता है कोई नहीं, मैं शपथ लेने के तैयार हूँ। एंड वो बोलता है कि मेरा नाम ली बाय तान है और आज के दिन मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी लिंग फेंग से बदला लेने के लिए नहीं आऊँगा। लिंग फेंग बोलता है ठीक है।
एंड वो गंजा बोलता है कि हाँ, आज से मैं लिंगफेंग के लिए जो भी रिवेंज की मेरी भावना है उसे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर मैं रिवेंज लेने की सोचूंगा तो आसमान से मुझ पर बिजलियाँ गिरने लग जाएगी और मैं वहीं पे मारा जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद मोंग बोलते हैं क्या तुम सेटिस्फाई हुए? लिंगफेंग बोलते हैं कि हाँ। एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। गंजा बोलते हैं कि आज मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। मोंग बोलता है शायद हमने इस वर्ल्ड के जो बंदे थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है।